हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल अश्वनी सिवाच साहब ने। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक हम यू सर को आरजू। देखते रहते हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे और एज अ डिफेंस एनालिस्ट। और आज हम सर समझना चाहेंगे जिस तरह से अलकायदा के चीफ के ऊपर अटैक किया गया, उसे मारे जाने की ज़ाहिर न्यूज़ हर तरफ है। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी तरह से इस वाक़े को या इस इंसिडेंट को? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि वो ड्रोन जो अमेरिका ने वहां पर भेजा वो किस कंट्री से गया, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन आप किस तरह देखते हैं सबको? देखो आरजू, पहले तो ये सच्चाई है कि आपको जो तालिबान और अमेरिका के बीच में दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके अंदर कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी। उसमें एक कंडीशन ये थी कि तालिबान जो है वो यकीन करेगा कि अपनी सॉइल वो इंटरनेशनल टेररिस्ट को इस्तेमाल नहीं करने देगा। मगर आप ये देखें, जब से 15 अगस्त 2021 के बाद जब अमेरिकन वहाँ से चले और अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने रूल किया, आप देखें कि धीरे धीरे अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ने पैर पसारने शुरू की। और ये जो नेक्सस था अल-कायदा का और पहले तालिबान का, वो पहले भी था। और क्योंकि अमेरिका था अफगानिस्तान में, तो तालिबान उस समय भी लड़ रहा था उससे। और जो अल-कायदा था वो आप पाक एरिया में था, ज्यादातर आप पाक एरिया में था। मगर जैसे ही अमेरिकन गए, तालिबान आए, तो ये जो आप पाक एरिया से ज्यादातर अल-कायदा के टेररिस्ट, इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट, वो पाकिस्तान से छोड़ के अफगानिस्तान की तरफ चले गए। और अब आपको पता है कि जो 9/11 का मास्टरमाइंड ओस्मा बिन लादेन, उसको 2011 में मारा गया था। वो अबोटाबाद में मिला था पाकिस्तान में। और उसको जो अमेरिका ने अपने कमांडो भेज के, जो नेवल सील हैं, उनके जरिए मारा था। और उसका जो नंबर 2 था अल जवारी, उसको नंबर 1 बना दिया गया था। वो भी एक प्रकार मास्टरमाइंड था और उसने काफी हद तक ऑपरेशन किए हैं अमेरिका के अगेंस्ट। चाहे वो कीनिया और तंजानिया में एम्बेसी पे अटैक था जहां 200 से ज्यादा सिविलियन मरे, या जो अमेरिका के जो नेवल सेलर थे उनको भी मारा इनकी शिप पे अटैक करके। तो वो जो था नंबर 2, वो नंबर 1 बन गया। और वो एक प्रकार से मोस्ट जो वांटेड टेररिस्ट था अमेरिका के लिए, जिसपे $25 मिलियन का प्राइज बनी थी। अब वो आप पाक एरिया में था, मगर उसके रिलेशनशिप जो थे हकानी नेटवर्क के साथ बहुत अच्छे थे। हकानी नेटवर्क ने, तालिबान ने उसको सेफ हाउस में शिफ्ट किया। ये मिराजुद्दीन हकानी का जो घर है काबुल के अंदर, वहां पर उसको रखा गया। और वहां पर वो अपने कार्रवाई कर रहा था अल-कायदा की। सारे ऑपरेशन जो भी वर्ल्ड ओवर थे उनको कोऑर्डिनेट करता था। और किसी हिसाब से अभी अल-कायदा दोबारा उभर के आ रहा था और अल-कायदा का एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि रिवाइवल हो रहा था। और इसी प्रकार इस्लामिक स्टेट, और यही नहीं, अफगानिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल टेररिस्ट भी अभी अपना पैर पसार रहे थे। तो ऐसे में अब पाकिस्तान की जो स्थिति है वो काफी नाजुक है, क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। कम से कम $130 बिलियन का कर्जा है। उसके बाद जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां $62 बिलियन है, वो भी कोई खास अच्छा नहीं करा। जो मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है वो भी सक्रिय है। और ऐसे में पाकिस्तान जो है फाइनेंशियल टूटने के कगार पे है। उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो एक भिन्ने का भी इंपोर्ट नहीं देख सकता। इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो है और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन चाहिए, और लोन अभी मिल नहीं रहा था। उसकी वजह यह है क्योंकि जो टैक्सेज हैं उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अगर टैक्सेज रीस्ट्रक्चर करते हो तो फिर इन्फ्लेशन रेट और भी बढ़ जाता है। तो लोगों के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है इन्फ्लेशन का। तो ऐसे में आईएमएफ उनको लोन देने को तैयार नहीं था। और अगर आईएमएफ लोन नहीं देता तो पाकिस्तान एक प्रकार से जो इंटरेस्ट देना है उसको भी वो पैसा नहीं दे पाएगा और वो डिफॉल्ट करेगा। और डिफॉल्ट अगर करता है तो उसकी हालत श्रीलंका जैसी। तो उसको आईएमएफ से लोन चाहिए, और ऐसे में आईएमएफ से लोन लेने के लिए उसको अमेरिका की हेल्प चाहिए।
क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा IMF में पैसा देता है और अमेरिका की अगर ब्लेसिंग है तो पाकिस्तान को लोन मिल सकता है। तो ऐसे में जो अल जवाहिरी है इसकी खबर हक्कानी नेटवर्क को थी और ISI को थी, तो ये इसके अंदर मुखबरी हुई है। पाकिस्तान ने पिन पॉइंट जो इंटेलिजेंस दिया है अमेरिका को और अमेरिका ने उसको उसी हिसाब से अपने ड्रोन से और हेल फायर मिसाइल से मारा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो ड्रोन है वो कहाँ से उड़ा है। देखो अगर आप देखें अफगानिस्तान से तो उड़ नहीं सका क्योंकि अफगानिस्तान में तो तालिबान है। अब ईरान से उड़ नहीं सकता क्योंकि ईरान और अमेरिका के रिलेशन बहुत खराब हैं, तो वो रह के एक ही जगह रह जाती है पाकिस्तान। तो ऐसा लगता है कि किसी पाकिस्तान की एयरफील्ड से ही ड्रोन उड़ा है और उसके बाद ये हेल फायर मिसाइल से जो पिन पॉइंट टारगेट को हिट करती है, जिसके अंदर एक्सप्लोसिव कम है और उसके अंदर ब्लेड होते हैं, उससे उन्होंने बिना कोलेटरल डैमेज किए हुए जो अल जवाहिरी जो कि इनको इनपुट थी कि वो बालकनी में आके काफी देर बैठता है, उसको मार गिराया। और ये जो कार्रवाई है इसको ऐसे टाइम में ही अनाउंस किया जब नैन्सी पॉलिसी जा रही हैं अभी जो गई हुई थी ताइवान के अंदर, इससे कि थोड़ी सी अटेंशन भी डाइवर्ट हो। तो मैं इसके अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि अमेरिका को अल जवाहिरी की जरूरत थी, वो अल कायदा का कमांडर था, उसको मारना बड़ा जरूरी था। और क्यों? क्योंकि जो बाइडेन की छवि जो है उसको बड़ा हिट हो गया था, उसकी अप्रूवल रेटिंग 40% से भी कम हो गई थी। ऐसे में उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना था जिससे उसकी रेटिंग अप रहे। अल जवाहिरी जो एक टारगेट बड़ा अच्छा था, उसका जो है मौका मिला पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अब अगर आप देखें जनरल बाजवा ने भी बात की थी उनके होम स्टेट से लोन के लिए भी बात की थी। तो ऐसा लगता है पाकिस्तान ने इसकी इंटेलिजेंस दी है, उसके कारण पाकिस्तान को भी काफ़ी फायदा होगा। पाकिस्तान को लगता है IMF से लोन मिलेगा और उसको अमेरिका हेल्प करेगा और इसी प्रकार से पाकिस्तान हो सकता है आने वाले समय में अक्टूबर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में के अंदर जो ग्रे लिस्ट है उसमें से भी शायद निकल जाए। आरजू जी, बिल्कुल सर, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो और आगे जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा तो हमें पता लगेगा कि क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। लेकिन सर जैसे अल-ज़वाहिरी को इन्होंने मार गिराया है अमेरिका ने, आपको लगता है कि जो अब उसने एक ग्रुप बना रखा था, बहुत सारे लोग उसके साथ थे, क्या उन्हें भी कंट्रोल किया जा सकेगा या उसी तरह की टेररिज़्म हमें फिर देखने को मिलेगी? देखो ये जैसे अल जवाहिरी है ये एक अलकायदा का अभी कमांडर था और इससे पहले ओस्मा बिन लैदेन था। जब ओस्मा बिन लैदेन को मार गिराया था 2011 में तो अलकायदा तो खत्म नहीं हुई थी। अलकायदा ने जो नंबर 2 था उसको नंबर 1 बना दिया और फिर अलकायदा चली। तो एक कमांडर के मरने से जो आइडियोलॉजी है वो तो खत्म नहीं होने वाली। पर एक सच्चाई है, सेटबैक तो है, क्योंकि अगर कमांडर मारा जाता है, अगर फिर आप उस ऑपरेशन करके उस ऑर्गेनाइजेशन को आप कमजोर कर सकते हैं, पर आप उसको खत्म नहीं कर सकते जब तक वो आइडियोलॉजी है। तो मैं यही कहूंगा कि अल जवाहिरी का मारा जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर $25 मिलियन का एक प्राइज मनी भी थी। इससे धक्का तो लगेगा अलकायदा को, मगर यह समझना कि अलकायदा बिल्कुल खत्म हो जाएगी ये शायद मेरे को लगता प्रीमेच्योर है। और जिस प्रकार से उसका एक नेक्स्ट लीडर को पहले ही नियुक्त कर दिया है, पर ये उसका मारा जाना एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है काउंटर टेररिज्म के लिहाज से। और अल कायदा को काफी तगड़ा सेटबैक लगेगा अल जवाहिरी के मारे जाने पर। आप जी। तो सर अब आपको लग रहा है कि अमेरिका क्या वापस आना चाह रहा है अफगानिस्तान में, क्योंकि इससे पहले तो 20-21 साल जब वो रहा तो कुछ कर नहीं पाया और छोड़कर जाना पड़ा। तो अब क्या दोबारा से वापसी की तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका को आते हुए अफगानिस्तान में, जो इस किस्म के अटैक्स किए जा रहे हैं या इस किस्म के ऑपरेशंस हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। देखो अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी अफगानिस्तान में आने का, क्योंकि उसको पता है अभी उसका फोकस है इंडो पैसिफिक। उसका फोकस है कि किसी प्रकार से कि जो चाइना है वो अपना दबदबा ना बढ़ाए इंडो पैसिफिक में, इसलिए वहाँ पर 60 से 70% ट्रेड जाता है और वहीं पर उसका फोकस है। उसका फोकस नहीं है अफगानिस्तान है, नहीं है आप पाक एरिया। यहाँ पर वो ओवर द होराइजन ऑपरेशन करेगा। वहाँ ये समझता है कि शायद टेररिज्म को कटेल करने के पास उसके पास अभी इतनी
इंटेलिजेंस भी है और इसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि ओवर द होराइजन जो ऑपरेशन करके जिस प्रकार से ड्रोन का इस्तेमाल करके या सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ये जो भी टेररिस्ट होंगे उनको मार गिराएगा। मगर मुझे लगता नहीं अब वो भूल करेगा कहीं अफगानिस्तान में आने की। अब उसका कोई मुद्दा नहीं आने पे, मगर वो ये सच है कि टेररिज्म अगर उसको लगता है कि फैल रहा है तो उसके लिए वो एक्शन करेगा और उसके लिए वहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड होने की जरूरत नहीं है, वो ओवर द होराइजन ऑपरेशन से भी कर सकता है। हाँ जी जी सर, मगर ये जो ड्रोन की बात की जा रही है, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से गया होगा, तो ये दोहा से भी तो जा सकता है, और साथ साथ जो अफगानिस्तान है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से किसी किस्म का कोई खास रिएक्शन नहीं देखने को मिला कि उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया हो या कोई किस्म की बात की हो। तो क्या उनके भी ये फायदे में, क्योंकि पैसे तो उनके भी अमेरिका के पास फंसे हुए। हाँ, हो सकता है। देखो आपने जो बात बताई इसको हमने ओपन माइंड से लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान से भी हो सकता है। देखो बात ऐसी है कि कहीं ज़्यादा दूर से नहीं आ सकता, क्योंकि ड्रोन की प्रॉब्लम है कि उसका डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं कर सकता, उसको चाहिए एयरफील्ड, और वो एयरफील्ड मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से हो सकती है। अगर आप ये कह रहे हैं अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसका जो फॉरेन रिजर्व है वो फ्रोजन है, वो अमेरिका के पास है, उसने नहीं किया, ये भी बात हो सकती है। और इसी प्रकार दोहा भी एक जगह है, मगर दोहा मुझे फिर भी लगता है दूर है, पर ये हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं, पर इससे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर रिमोट एरिया से इसका उड़ना आसान है। उसकी वजह है कि आपको ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान को बहुत जरूरत है अभी पैसे की। आईएमएफ से लोन मिलना उसको बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि जो हालात श्रीलंका के हो रहे हैं वो भी पाकिस्तान में हो सकते हैं, और अगर इसको लोन नहीं मिलेगा तो वो डिफॉल्ट कर सकता है, और एक बार आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत कम हो जाती है, और फिर आपको आगे लोन नहीं मिलता, और यही प्रॉब्लम श्रीलंका को हो रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है हो सकता है, क्योंकि अल जवारी के बारे में इनपुट पाकिस्तान की आईएसआई के पास थी, जो उन्होंने हक्कानी नेटवर्क के साथ करके थी, तो हो सकता है ये पाकिस्तान से उड़ा हो, इसके चांसेस ज्यादा हैं। मगर ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान में भी उड़ सकता है और दोहा से भी उड़ सकता है। आप जी सर, जो फंड्स हैं वो तो अफगानिस्तान को भी चाहिए और अफगानिस्तान के भी फ्रीज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान की तरफ से भी जो है किसी किस्म की जो है इंटेलिजेंस वहां पे शेयरिंग की गई हो अमेरिका में, क्योंकि ये तो कोई वहां रहने वाला ही बता सकता है कि वो बालकनी में कितनी देर आके बैठता है, डेली बैठता है, एक दिन बैठता है। और जाहिर ये प्लान तो बहुत टाइम पहले से चला होगा। हाँ, देखो देखो ये ऑपरेशन जो प्लान किया है एक दिन में तो हुआ नहीं, इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी की होगी, काफी टाइम तक ऑब्जर्व किया होगा। तो मुझे लगता है आईएसआई के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है, वो कर सकती है। चांसेस अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट के साथ 1-to-1 होना अमेरिका के चांसेस कम है। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है। उसकी वजह है क्योंकि तालिबान को अमेरिका हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि तालिबान वो ही करेगा जो कि वो करना चाहता है। अगर आप अपना माइंड ले जाएं कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी ये सोचा था कि वो तालिबान को काबू में कर लेगा, मगर जो हनीमून पीरियड था तालिबान और पाकिस्तान के बीच में वो भी खत्म हो गया, क्योंकि तालिबान डूरन लाइन को नहीं मानता। जो पश्तून है खैबर पख्तूनख्वा में वो जो है एक अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान शरिया लॉ लाना चाहता है। तो तालिबान को तो पाकिस्तान भी काउ डाउन नहीं कर पाया। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका का कॉन्फिडेंस तालिबान पे है। ऐसे में पाकिस्तान को हैंडल करना बहुत आसान है बिनिस्बत तालिबान को। दूसरा, पाकिस्तान की आईएसआई और सीआईए एक पार्टनर हैं, बहुत टाइम तक इन्होंने इकट्ठा काम किया है। जब सोवियत यूनियन के ट्रुप्स आए थे अफगानिस्तान में, तो ऐसे में पाकिस्तान और आईएसआई और सीआईए का मिलना और ये इंटेलिजेंस देना ज्यादा चांसेस लगते हैं बिनिस्बत दूसरे दो ऑप्शन के। आरजू सर, इसके जो रिएक्शन किसी किस्म का क्या पाकिस्तान को भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर इस किस्म की बात की जा रही है, बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, तो जो कोई इनके इसके ग्रुप में होंगे अलकायदा के, तो वो क्या किसी किस्म की कोई कार्रवाई या कुछ इस किस्म का कोई अटैक या कुछ पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर है जैसे सब बात कर रहे हैं कि हमारी ही जमीन से
ड्रोन गया है। खैर ये अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या कोई रिएक्शन आ सकता है? हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है पाकिस्तान पे, पर पाकिस्तान की जो आईएसआई है मुझे लगता नहीं वो कमजोर है, उसको मालूम है कि कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने की आदी है। और ऐसे में प्रॉब्लम तो हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आईएसआई इसको हैंडल करेगी और कहीं ना कहीं इसको एक प्रकार एम्बिगुअस दिखाएंगे। ऐसा प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा कि ये पाकिस्तान से उड़ा है और पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है, ये कंजक्चर है, तो इसको मना करना भी आसान है। मगर ये सच्चाई है कि ऐसा होना की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और पाकिस्तान पे इसका क्या एडवर्स इंपैक्ट होगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, मगर इसका हो सकता है। अभी ये समझने की कोशिश करना कि आज पाकिस्तान के पास बड़ी प्रॉब्लम है कि वो किसी तरीके से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उसके रिलेशन अमेरिका के साथ काफी अच्छे हैं, बिनिस्बत जो पीटीआई इमरान खान की थी। तो पाकिस्तान, अमेरिका भी चाहता पाकिस्तान जो है स्टेबलाइज हो और पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे और पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिले, क्योंकि उसको मालूम है कि जो इमरान खान ने एक बहुत बड़ा एक प्रकार से एक्विजिशन की थी अमेरिका पे, कि उसकी गवर्नमेंट को गिराने का जो काम हुआ है वो अमेरिका ने किया है। तो ऐसे में मुझे लगता है अमेरिका भी चाहता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो, इसको लोन मिले ये, और ये डिफॉल्ट ना करे, क्योंकि डिफॉल्ट होगा तो बड़ा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये इसकी तरफ ज्यादा झुक रही हैं कि पाकिस्तान का मिलाप होना आईएसआई का और सीआईए का, इंफॉर्मेशन देना, अल जहारी को मारना और उसके बाद उसको आईएमएफ से लोन मिलना और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आने वाले समय में उसको ग्रे लिस्ट से निकालना, ये मुझे लगता है एक रोड मैप नजर आ रहा है और ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आरजू, थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला। लेकिन हम नेक्स्ट वीक फिर कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ अपडेट्स लें, क्योंकि ये बात जैसे जैसे आगे जाएगी तो कई दूसरी चीजें भी इसमें से होपफुली निकलती चली आएंगी और थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक आरजू, यू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू।